स्वागत करते हैं आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का, और इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर जरा सा भी आपका ध्यान इधर उधर होगा तो आपके समझ में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो तीन कॉन्सेप्ट आपको इसमें बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी अभी तक जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे बिल्कुल अलग है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग हमारे साथ पढ़िएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे जो भी नए वीडियोज़ हैं वो आपको मिले और आपको कोर्स के प्रिपरेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन है ये कह रहा है अ कंपाउंड बार इज सोन इन फिगर। ये जो फिगर में बार दिया हुआ है ये एक कंपाउंड बार है। तो सबसे पहले कंपाउंड बार का मतलब समझ लीजिए। कंपाउंड बार का मतलब ये है कि इसमें जो दो पार्ट हैं दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। फर्स्ट पार्ट आपका स्टील का बना हुआ है और सेकेंड पार्ट आपका कास्ट आयरन का बना हुआ है। तो जब दो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना हुआ है तो बार को क्या कह रहे हैं? कंपाउंड बार। इज सोन इन फिगर हैज अ गैप ऑफ 1 mm। इसमें देखिए दो वॉल हैं, एक वॉल आपका स्टील बार के साथ अटैच्ड है, जबकि कास्ट आयरन बार जो है ये वॉल से 1 mm बिफोर है। मतलब इस कास्ट आयरन की वॉल और ये जो वॉल है, कास्ट आयरन जो आपका बार है, इस बार से इस वॉल के बीच में 1 mm का गैप है। आगे कह रहा है कि इफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 200 गीगापास्कल and modulus of elasticity of cast iron is 105 gigapascal. Find stresses in bar. stresses in bar का मतलब ये है कि आपको फाइंड करना है स्टील में कितना स्ट्रेस होगा, आपको फाइंड करना है कास्ट आयरन में कितना स्ट्रेस होगा, यानी सिग्मा फाइंड करना है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हमें फाइंड करना है। अब रेजिस्टिव फोर्स हमें दोनों पार्ट पे पता करने पड़ेंगे। तो दोनों पार्ट पे हम रेजिस्टिव फोर्स कैसे फाइंड करें? अब इसके लिए चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 1 mm का गैप दिया हुआ है। तो और ये जो फोर्स P लग रहा है आपका स्टील पे दिखा रहा है, फोर्स P स्टील और कास्ट आयरन के बीच में ये जो वॉल है, दोनों को जो जहाँ दोनों कंबाइंड हो रहे हैं स्टील और कास्ट आयरन के पोर्शन, यहाँ पे एक फोर्स P लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 100 किलो न्यूटन। मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 100 किलो न्यूटन। तो हम ये देख लेते हैं पहले कि जब हम ये फोर्स P अप्लाई कर रहे हैं इस पे, यानी 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये बार क्या इस वॉल में टच करेगा? क्या इस वॉल में टच करेगा, या जस्ट टच करेगा, या इससे ज़्यादा इसकी लेंथ जा सकती है, या फिर 1 mm से कम होगा? मतलब जब ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स, बहुत ध्यान से समझिए, जब ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स इसको खींचेगा, स्टील को खींच रहा है और कास्ट आयरन को कंप्रेस कर रहा है, तो क्या होगा? टोटल इलॉन्गेशन इसका क्या 1 mm से कम होगा या ज़्यादा होगा? अगर 1 mm होगा तब तो ये वाला, ये जो पार्ट है ये यहाँ आके टच कर जाएगा, रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। 1 mm से ज़्यादा होगा तब क्या होगा? तब जब ये पोर्शन यहाँ आएगा, दीवार इसको रोक लेगी, इसको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि यहाँ ये फिक्स किया गया, ये वॉल है, इसके आगे जा नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन डेवलप होगा। और अगर ये 1 mm से कम आता है इलॉन्गेशन, तो यहाँ रिएक्शन 0 होगा, क्योंकि तब ये पार्ट इसको टच ही नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा स्ट्रेस फाइंड करने से पहले कि क्या ये पोर्शन कास्ट आयरन का इस वॉल को टच कर रहा है, इसके आगे जा रहा है, या इसके पहले रुक रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों पार्ट का इलॉन्गेशन फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2। तो आप देखिए, तो यहाँ पे डायमीटर जो दिया गया है वो 20 mm है। तो इस 20 mm को अगर हम मीटर में चेंज कर लें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.020 मीटर। इसी तरीके से इस 1 mm को अगर हम मीटर में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 0.001 मीटर। SI यूनिट में चेंज कर लिया mm को, क्योंकि ये भी मीटर में, ये मीटर में है। अब हम क्या करते हैं, हम जब इलॉन्गेशन फाइंड करेंगे इंडिविजुअल, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया की। तो आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे एरिया पहले से निकाल लिया है। एरिया का फार्मूला होता है π/4d²। तो π/4 डायमीटर 0.02 ये पुट कर दिया यहाँ पे, तो एरिया फाइंड कर लिया है। अब क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं कि टोटल इलॉन्गेशन इसमें कितना हो रहा है। तो डेल्टा L1 अगर हम फाइंड करेंगे तो फार्मूला आप जानते हो, ये होता है PL/AE। तो P1 L1/A1E
इस फार्मूले से हम फर्स्ट पार्ट यानी स्टील का हम चेक कर रहे हैं। इसको हम फर्स्ट पार्ट मान रहे हैं, स्टील को फर्स्ट पार्ट, और इसको सेकेंड पार्ट ले लेते हैं और दोनों का इलॉन्गेशन फाइंड करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें जो फोर्स P है फर्स्ट पार्ट में कितना है, ये है 100 किलो न्यूटन। तो अभी हम इसी P जो हम इलॉन्गेशन चेक कर रहे हैं ड्यू टू दिस 100 किलो न्यूटन चेक कर रहे हैं। तो स्टील पे भी 100 किलो न्यूटन लग रहा है और कास्ट आयरन पे भी 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो डेल्टा एल मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 इंटू एल है 0.75 PL अपॉन ए। एरिया हम लोगों ने फाइंड किया है 3.14 इंटू 10 पावर -4। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा L1 तो हमारा ये आ जाएगा, डेल L1 जो आएगा ये कितना आ जाएगा 1.19 इंटू 10 पावर -3 मीटर। इसी तरीके से कास्ट आयरन का चेक करते हैं। तो कास्ट आयरन का डेल L2 ये हो जाएगा P2L2 अपॉन A2E। आप जानते हो दोनों पे फोर्स P सेम लग रहा है 100 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा 100 इंटू लेंथ है 0.5 अपॉन E। अब यहाँ से आपका हो जाएगा डेल्टा L2 ये आपका PL अपॉन AE। तो यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये कितना है 105 गीगा पास्कल। तो गीगा पास्कल को मैंने क्या किया, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया। तो पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गीगा है तो 10⁹ होगा। फिर उसको जब किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो पहले भी आपको बताया हूँ कितना आ जाएगा 10⁶, यानी 200 गीगा पास्कल में 200 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 105 गीगा पास्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दिया PL अपॉन ए में। अब यहाँ से हमें डेल्टा L2 मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁻³ मीटर। ये आ गया डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अब जब आप इन दोनों का सम करोगे डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 का, तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये इस 0.001 मीटर से ज़्यादा है। तो आप लिखोगे सिंस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, इन दोनों को जो समेशन है ये ग्रेटर देन 1 mm है, ग्रेटर देन 1 mm। 1 mm का मतलब 0.001 मीटर, या फिर आप लिख सकते हो इज ग्रेटर देन 0.001 मीटर। देयरफॉर होगा क्या कि इसका मतलब ये होगा कि अंडर दिस 100 किलो न्यूटन ये बार इतना इलॉन्गेट होगा कि इस दीवार को पार कर जाना चाहिए, लेकिन सामने इसके दीवार है जो यहाँ पे रोक लगा रही है, ऑब्स्टेकल का काम कर रही है, इसको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन डेवलप होगा। देयरफॉर रिएक्शन विल बी डेवलप ड्यू टू वॉल, डेवलप इन बार ड्यू टू वॉल। लिख देता हूँ पूरा, ड्यू टू वॉल। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपके समझ में आएगा नहीं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो यहाँ से आपका ये हो गया, ये आपको पता चल गया कि जो इलॉन्गेशन हो रहा है इसका इस वॉल को पार कर रहा है, इसका मतलब यहाँ रिएक्शन डेवलप होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्टील है, अब हम एक इंडिविजुअल पार्ट को देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है स्टील, अगर हम इसकी BD बनाएं, स्टील का अगर हमें BD बनाएं तो कैसे बनेगा, जब रिएक्शन डेवलप होगा, एक्चुअल में हमें दोनों पे फोर्स चाहिए तभी हम स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो जब स्टील की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रिएक्शन यहाँ डेवलप होगा। हम ये मान लेते हैं कितना है, R1 है। तो अगर ये R1 है तो इसको इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो भी कितना होगा, R1 होगा, इसको बैलेंस करेगा स्टील को, अगर हम स्टील की बात करें। इसी तरह से सेकेंड पार्ट का अगर हमें BD बनाएं, सेकेंड पार्ट का जो कि हमारा कास्ट आयरन है, तो इसका कैसे बनेगा, कास्ट आयरन पे इसके लेफ्ट साइड से ये R1 आएगा, तो इस पे जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, ये होगा R1 माइनस P। आपको फार्मूला बताया हूँ, ऑन द लाइन प्लस लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हम लोगों ने माना कि यहाँ पे रिएक्शन जो डेवलप हो रहा है वो कितना है, R1, कितना है R1।
यहाँ पे जो रिएक्शन डेवलप होगा उसको R2 मान लेते हैं और R2 हम निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे देखेंगे तो ऑन द लाइन फोर्स P लग रहा है अंदर की तरफ और R1 लग रहा है लेफ्टवर्ड, तो हम ये मानते हैं कि R1 इज ग्रेटर देन P, तो हम इसको R1 माइनस P लिख रहे हैं। तो जितना फोर्स इस तरफ लगेगा उतना ही फोर्स आपका इस तरफ लगेगा, R1 माइनस P। मतलब ये जो आपका R2 लगेगा यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन, ये किसके इक्वल होगा, R1 माइनस P के इक्वल। ये हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये R1 कितना होगा। अगर R1 हमें पता चल जाएगा तो हमें R1 माइनस P भी पता चल जाएगा और फिर आसानी से हम लोग स्ट्रेस फाइंड कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका फोर्स R1 है फर्स्ट पार्ट का और सेकेंड पार्ट का R1 माइनस P है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पहले से पता है और आसानी से हमारा स्ट्रेस आ जाएगा। तो हम लोग पता लगाते हैं। तो इसको पता लगाने का तरीका क्या होगा, अब देखिए जब इस बार में इलॉन्गेशन होगा, जब इन बार में इलॉन्गेशन होगा तो दोनों पार्ट मिलके कितना इलॉन्गेट कर सकते हैं, मैक्सिमम जो इलॉन्गेशन होगा वो 0.001 मीटर होगा। मतलब ये जो डेल्टा L1, अगर हम बात करें कि डेल्टा L1 जो स्टील का होगा, डेल्टा L ऑफ स्टील, अब मैं स्टील लिख देता हूं, प्लस डेल्टा L ऑफ दिस कास्ट आयरन, इन दोनों की लिमिट है। इससे ज़्यादा ये इलॉन्गेट नहीं हो पाएंगे, इससे ज़्यादा इलॉन्गेट नहीं हो पाएंगे। क्यों, हम लोगों ने पता कर लिया कि इसका इलॉन्गेशन अंडर 100 किलो न्यूटन इसको ज़्यादा आ रहा था। इसका मतलब ये वॉल यहाँ पे रोकेगा इसको, तो 0.001 मीटर, इससे ज़्यादा इलॉन्गेट नहीं हो सकते हैं दोनों का सम। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल्टा L इक्वल टू क्या होता है, P। तो P कितना इस पे, R1 यहाँ पुट कर दिए। L कितना होगा, तो इसका लेंथ कितना है, 0.75 PL अपॉन AE। तो एरिया हमें पता है 3.14, यहाँ पे एरिया है ये 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, 200 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ से भी आप देख सकते हो स्टील का गीगा पास्कल में था तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसको चेंज किया है। तो 200 इंटू 10 टू द पावर 6, 200 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो गया PL अपॉन A फॉर स्टील। और कास्ट आयरन का पुट कर देते हैं, तो कास्ट आयरन पे जो फोर्स आ रहा है R1 माइनस P है, कितना है, R1 माइनस P हमें पता है, P कितना है, 100 किलो न्यूटन। तो मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कराऊँ, इन प्लेस ऑफ P मैंने लिख दिया 100। तो R1 माइनस P इंटू लेंथ कितना है 0.5, तो PL अपॉन एरिया है 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है कास्ट आयरन की, ये है 105 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0.001 मीटर है ये। इससे ज़्यादा हमारा हो नहीं सकता इसी इक्वेशन की हेल्प से। अब यहाँ पे देखिए इस पूरे इक्वेशन में एक अननोन है, वो क्या है, R1। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। आप लोग अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप हमें इसमें फॉलो करें, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमारे मेथड को फॉलो करिए, आप अपने मेथड से इसको कैलकुलेट करिएगा। बस कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है, बस आपको ये सीखना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर में हमें 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 6 कॉमन दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हम R1 0.75, R1 फिर से कह रहा हूँ, इसको आप अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करिएगा। और नीचे यहाँ पे क्या बचेगा 200 प्लस यहाँ पे R1 इंटू 0.5, तो हम इसको लिख रहे हैं 0.5 R1 अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा 105, और 0.5 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन 105 इक्वल टू, जो कॉमन था वो इस तरफ जाएगा 0.001 इंटू ये हमारा 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ से 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 6, यहाँ भी था यहाँ भी था, दोनों से कॉमन, दोनों में कॉमन था, डिनोमिनेटर में है तो इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ एक लीनियर इक्वेशन है, एक अननोन है, आप अपने मेथड से सॉल्व करिएगा। ये ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमें यहाँ फॉलो करिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो R1 आपका आ रहा है, हमारा जो आ रहा है ये आ रहा है 92.83 किलो न्यूटन, 83 किलो न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सेम वैल्यू आपकी भी आए, आपका 92 पॉइंट
9 आ सकता है, 93 किलो न्यूटन आ सकता है, 92.95 आ सकता है। डिपेंड करता है कि आपने डेसिमल के कितने प्लेसेस तक लिए हैं। तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा सी वैल्यू आपकी अगर वेरी करती है आपके कैलकुलेशन में, आपका 93 तक अगर आता है तो बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है। तो हमें R1 पता चल गया, तो R1 माइनस पी कितना होगा ये भी पता कर लेते हैं। या छोड़ो, अब हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमें क्या फाइंड करना था, अब उसकी बात करते हैं। फोर्स पता चल गया स्टील पे, तो हमें फाइंड करना था फाइंड स्ट्रेसेस इन बार। तो हम फर्स्ट फाइंड करेंगे स्ट्रेस इन स्टील बार, और उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे स्ट्रेस इन कास्ट आयरन बार। तो सिग्मा इन स्टील इक्वल टू, स्टील पे कितना फोर्स था, R1 था अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R1 हम लोगों ने फाइंड किया 92.83, ये हमारा आया है। आपका थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं हम लोगों का सेम वैल्यू आए। कैलकुलेशन आप अपना खुद से किया करिए। तो 92.83 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 3.14 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से हमें स्टील का जो स्ट्रेस मिलेगा इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया 295,295,636.94 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको, हमें जैसे ये गीगा पास्कल में दिया था, अगर हम इसको मेगा पास्कल में चेंज करें तो क्या होगा, डेसिमल 3 प्लेसेस पहले आ जाएंगे। तो हम इसको या फिर लिख सकते हैं और करके, और सिग्मा स्टील इक्वल टू 295.636 मेगा पास्कल। तो मेगा पास्कल में हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये तो आ गया स्ट्रेस इन स्टील बार। अब दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेस इन CI कास्ट आयरन, CI बार। तो यहाँ पे CI में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो CI इक्वल टू, इस पे कितना फोर्स है, इस पे फोर्स है R1 माइनस पी। R1 माइनस पी जो यहाँ R2 लगता है वो किसके बराबर आएगा, R1 माइनस पी। ये आपको मैं सिखा चुका हूँ कि कैसे R1 माइनस पी यहाँ पे आएगा ऑन द लाइन प्लस लेफ्ट साइड द लाइन। जब आप करोगे तो आपको R1 माइनस पी मिलेगा अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप जानते हो स्ट्रेस होता है रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया वही फार्मूला पुट कर दीजिए। R1 आया है 92.83 माइनस पी हमारा कितना है, पी हमें पता है 100 किलो न्यूटन है। तो 100 डिवाइडेड बाई, इसको ब्रैकेट लगा दीजिएगा, एरिया है कितना 3.14 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से हमें, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से हमें जो इसमें कास्ट आयरन में स्ट्रेस मिलेगा ये मिलेगा माइनस में आ रहा है 22834.39 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, अगर हम माइनस को हटाएंगे और इसको मेगा पास्कल में चेंज करेंगे तो 3 प्लेसेस पहले डेसिमल लगेगा, यानी 10⁻³ से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 22.834 मेगा पास्कल। ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, माइनस हटा दिया हूं, तो माइनस हटाओगे तो यहां लिख देना कंप्रेसिव, क्योंकि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करा था, कंप्रेसिव स्ट्रेस को। तो हमारा जो बार CI है कास्ट आयरन, इसमें स्ट्रेस कंप्रेसिव मिल रहा है, और जो स्टील है इसमें स्ट्रेस कैसा मिल रहा है, टेंसाइल। इसमें टेंसाइल मिल रहा है, इसमें कंप्रेसिव मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा कि स्ट्रेस कैसे इस तरह की प्रॉब्लम में फाइंड करेंगे। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें आपको ये जरूर चेक करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको ना चेक करते, जो मैंने यहाँ पे ये फाइंड किया डेल्टा L1 फिर डेल्टा L2 फाइंड किया, आप सोच रहे होंगे इसकी ज़रूरत क्या थी। अरे भाई, ऐसा भी हो सकता था कि ये बार में रिएक्शन ही ना डेवलप होता, और अगर रिएक्शन ना डेवलप होता तो ये रिएक्शन आपका कितना हो जाता, रिएक्शन 0 हो जाता। यहाँ पे जब रिएक्शन ही 0 हो जाता तो आप स्ट्रेस कैसे फाइंड करते। तो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये बार हमारा यहाँ टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है, इसमें टच कर रहा है कि नहीं, इसके आगे जा रहा है या पहले। अगर ये 1 mm से कम आ जाता, हमारा ये डेल L1 प्लस डेल L2 लेस देन 1 mm आ जाता, तो रिएक्शन क्या होता, 0 हो जाता। इसलिए इसको चेक करना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।